अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। गुज़श्ता रोज कौमी सलामती कमेटी के इन कैमरा सेशन में जहां मुल्क को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी खतरात पर सैर हासिल गुफ्तगू हुई, वहीं इजलास के दौरान वज़ीर आज़म की गैर हाजिरी पर भी कई सवालात उठाए गए। दौरान इजलास जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने आर्मी चीफ से इस्तफसार किया कि आपने अपने दोस्त इमरान खान वो कहाँ हैं, इस हवाले से पूछा गया, जिसके जवाब में आर्मी चीफ ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान मेरे दोस्त नहीं बॉस हैं। इजलास के दौरान आर्मी चीफ का कहना था कि मईशत और कौमी सलामती का चोली दामन का साथ है और इस वक्त मईशत की सूरत हाल कोई अच्छी नहीं है। जहां पाक फौज के सिपह सालार सियासी और अवाम महंगाई पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, वहीं हुकूमत की जानिब से हर आने वाले दिन में महंगाई पर एक नया बयानिया सामने आ रहा है। साबिका हुकूमतों आलमी मंडी के बाद अब महंगाई की बड़ी वजह पाकिस्तानी मीडिया को करार दे दिया गया है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने आज एक बार फिर दावा किया है कि मीडिया पाकिस्तान में होने वाली महंगाई गलत रिपोर्टिंग करता है। इस हवाले से आज वफाकी वज़ीर इत्तलात ने क्या नया बयानिया पेश किया, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। चीज आती है उसको हमने 3 गुना करके मीडिया पे दिखाना है, जिसकी वजह से मार्केट सेंटीमेंट ही तबाह बर्बाद हो जाता है। सुबह एक टीवी ने कह दिया कि जी चीनी जो है जी वो एक मिल ही नहीं रही है या 160 के ऊपर है, और वही चीनी ऐप के ऊपर ज्यादा चले जाए तो आप जो है वो आप 100 रुपए के ऊपर भी मंगा लें। सो इस तरह से जो एक पूरा हमारा एक दौर है कि नहीं सनसनी ही 24 घंटे चाहिए, उससे हम अपना भी नुकसान कर रहे हैं, मुल्क का भी नुकसान कर रहे हैं। एक शिकवा वज़ीर इत्तलात को मीडिया से है, दूसरा अगर आपको चीनी हासिल करनी है तो ऐप के जरिए से हासिल करें। उस ऐप पर चीनी कितने की ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन सिर्फ वज़ीर इत्तलात ही नहीं बल्कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान भी महंगाई पर मीडिया को मस्बत रिपोर्टिंग का मशवरा देते रहे और उनका शिकवा था कि अवाम कैमरे देखकर हुकूमत के खिलाफ बोलते हैं। इस हवाले से इमरान खान भी मीडिया से शिकवा करते रहे। वाकई मसला है जो हमारे मीडिया में भी लोग बैठे हैं। ऑपोजिशन का तो खैर हमें पता, उन्होंने तो उनका तो काम है और होना भी चाहिए कि तनकीद करना गवर्नमेंट पे। मीडिया का भी काम है, तनकीद करते हैं और तनकीद से माशरे को फायदा होता है। लेकिन मैं सिर्फ मीडिया को चाहता हूँ थोड़ा बैलेंस करें कि क्या हमारी गवर्नमेंट की वजह से इतनी महंगाई बढ़ी है और क्योंकि हम एक दुनिया का हिस्सा है, दुनिया में जो हो रहा है उसकी वजह से हमें कितना नुकसान हुआ है। वो जब भी कोई मुश्किल वक्त होता है वो कैमरामैन जाके एक माइक पकड़ के लोगों के पास चला जी क्या जी नया किधर है नया पाकिस्तान, तो लोग बुरा भला कहते हैं कि जी महंगाई हो गई और वाकई महंगाई हुई है, बुरे हालात हैं। वो कहते हैं जी बेरोजगार हैं, किधर है नया पाकिस्तान। ये इसी तरह ही कराची के अंदर मसलन फ्लड आए हुए हैं, तो आप वो बेचारे लोगों के इतना पानी आया हुआ, आप चाहें जी बताइए जी आपके क्या हालात हैं, तो वो कोई तारीफें करेगा। तो जब मुल्क के मुश्किल हालात हैं तो लोगों के लिए मुश्किलात हैं। अब वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ग्रॉसरी फराहम करने वाली मोबाइल ऐप का तज़किरा किया है कि चीनी जाइए और उस ऐप से ले लीजिए। ऐप का नाम लेना, तज़किरा करना, वज़ीर इत्तलात का क्या एजेंडा था, मकसद क्या है, क्या उसका कोई कमर्शियल एस्पेक्ट है, ये तो खैर वही जानते हैं। क्या हुकूमत मोबाइल ऐप्स की तशहीर कर रही है? हमने भी वज़ीर इत्तलात की बताई गई ऐप इंस्टॉल की और उस ऐप से चीनी खरीदने की कोशिश की। सोचा था कि पूरी टीम सस्ती चीनी खरीद कर घर ले जाएगी, क्योंकि वज़ीर इत्तलात के मुताबिक वहाँ पर तो सस्ती चीनी दस्तियाब है। मोबाइल ऐप पर भी सिर्फ ब्राउन शुगर, गुड़ या शक्कर दस्तयाब थी, जबकि सफ़ेद चीनी जो अब से थोड़ी देर पहले तक फरोख्त हो चुकी थी उसकी कीमत 145 रुपये थी और उस पर लिखा हुआ है कि सोल्ड आउट, यानी वो स्टॉक ऐप पर भी मौजूद नहीं है, वो सबका सब बिक चुका है और 145 रुपये फ़ी किलो में। जबकि इंपोर्टेड चीनी जो कि हुकूमती दावे के मुताबिक 89 रुपये होनी चाहिए थी, इस मोबाइल ऐप पर भी 108 रुपये किलो थी, मगर ये चीनी भी फरोख्त हो चुकी थी, यानी भी सोल्ड आउट थी। 1 किलो चीनी के साथ डिलीवरी चार्जेस और टैक्स की रकम अलहदा से ली जा रही है। जहां हुकूमत की जानिब से महंगाई पर मीडिया पर इल्जाम तराशी की जा रही है, वहीं आज हुकूमत ने इदारे शुमारियात को पाबंद किया है। यानी जो इदारे शुमारियात की रिपोर्ट हफ्तावार आती है सामने, SPI इंडेक्स उसमें होता है, अब हुकूमत पाबंद कर रही है कि आज के बाद महंगाई के आदाद व शुमार ना जारी किए जाएं। अगर मुल्क में महंगाई नहीं है तो हुकूमत ऐसी पाबंदियां क्यों लगा रही है कि ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स को रोक रही है, SPI इंडेक्स जारी करने से रोका जा रहा है। हम आज आपको हकायक की असल तस्वीर दिखाते हैं कि असल में हकायक क्या है। रियासत पाकिस्तान की चीफ एग्जीक्यूटिव मीर रियासत वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान और उनकी माशी टीम बार बार पाकिस्तान को सस्ता तरीन मुल्क करार देने के साथ साथ दुनिया में बढ़ती महंगाई को मुल्क की महंगाई की वजह करार दे रहे हैं। यकीनन वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की मालूमात तो खैर मुसद्दका नहीं हो सकती। ये बात भी वजह है कि मुल्क के माशी मामलात चलाने वाले महकमा ख़जाना के पास भी दुरुस्त और हतमी आदाद शुमार होंगे। इन सरकारी दावों पर भी यकीन किया जा सकता है कि माशी आशारिये दुरुस्त सम पर गामजन है, लेकिन यहाँ ज़मीनी हकायक तो कुछ और ही बता रहे हैं। वो हकायक क्या है जरा आपके सामने रखते हैं। गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार हुई मगर चीनी की कीमत कम नहीं हो सकी। खेतों की हरियाली ने दहाइयों के रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन सब्जी और अशियाए खुरोनोश तक आम आदमी की दस्तरस नहीं है। हुकूमत का दावा है कि आलमी सतह पर बढ़ती महंगाई ने पाकिस्तान को मुतासिर किया है।
आलमी सतह पर महंगाई की शरह 3.9% है, जबकि पाकिस्तान में, मेरे प्यारे देश में, महंगाई पे 10% की शरह से इजाफा हो रहा है। जिन ममालिक से पाकिस्तान में होने वाली महंगाई का मुकाबला किया जाता है, यह नहीं बताया जाता कि उनमें से बेशतर के लोगों की फीकस आमदन, पर कैपिटा इनकम क्या है, पाकिस्तानियों से कितनी ज्यादा है। महंगाई की आलमी शरह 4% से कम है, जबकि पाकिस्तान में 9.8% है, यानी 2 गुना से भी ज्यादा है। यह दुरुस्त है कि हुकूमत की बेहतर लॉकडाउन स्ट्रैटेजी की बदौलत पाकिस्तान में नुकसान कम हुए हैं, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि लोगों की आमदनी कम हुई है। मजदूरों का रोजगार यकीनन मुतासर हुआ है, जिसकी वजह से बाज लोग भीख मांगते भी दिखाई दे रहे हैं, झोली फैला रहे हैं। इस हवाले से गैलप पाकिस्तान का सर्वे और द इकोनॉमिस्ट का एक सर्वे सामने आया है। द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक पाकिस्तान की अफराते 2018 से अक्टूबर 2021 तक तकरीबन 4 साल में भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका समेत दीगर इलाकाई ममालिक के मुकाबले में ज्यादा रही है। सालाना एतबार से जायजा लिया जाए तो पाकिस्तान में 2018 में अफराते ज़र की शरह 5.1% रही, जबकि भारत में ये 3.9%, बांग्लादेश में 5.5% और श्रीलंका में 2.1% रही। पाकिस्तान में 2019 में महंगाई की शरह 10.6% तक पहुंच गई, जबकि ये भारत में 3.7%, बांग्लादेश में 5.6% और श्रीलंका में 3.5% रही। इसी तरह 2020 में पाकिस्तान में जो अफराते ज़र यानी इन्फ्लेशन है, उसकी शरह 9.7% रही, जबकि भारत में 6.6%, बांग्लादेश में 5.7% और श्रीलंका में 6.2% रही। अक्टूबर 2021 तक पाकिस्तान में महंगाई की शरह 9.2% थी, जबकि भारत में यह 5.3% थी, बांग्लादेश में 5.6% और श्रीलंका में 7.6% के करीब थी। क्योंकि हमारी करेंसी भारत से 2.3 तकरीबन 2.5 गुना कम है। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 73, जबकि पाकिस्तानी रुपया 170 पर खड़ा है। आज इसी हवाले से ऑपोजिशन की जानिब से भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और बैनुल अक़वामी मार्केट की बढ़ती हुई कीमतों की बजाय हुकूमती बदइंतज़ामी को महंगाई का जिम्मेदार करार दिया गया। इस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल साहब क्या कहते हैं, जरा उसकी झलक आपके सामने। जो महंगाई है उसकी जिम्मेदारी हुक्मरान खान की माशी पॉलिसी है, जिसमें बजट का खसारा है, चीनी को एक्सपोर्ट कराया है। आप सब जानते हैं कि 48 रुपए में इस मुल्क से आपने चीनी एक्सपोर्ट कर दी और अब आप 96 रुपए में चीनी वापस ले रहे हैं। मईशत की कमर तोड़ी है इन्होंने, जानबूझ के कमर तोड़ी है। और 168 रुपए पे इन्होंने जो हॉट मनी के डॉलर्स आए थे उसको 168 के हिसाब से रुपया दिया, जब उन्होंने वापस लेके गए तो 152 के हिसाब से उनको डॉलर कर दिया। जब किसी आदमी को सर्दी लग रही हो तो उसको आपको लिहाफ देना चाहिए, उसको आपको जैकेट देना चाहिए, उसको आपको कंबल देना चाहिए। उसको ये नहीं कहना चाहिए कि अमेरिका में इससे भी ज़्यादा सर्दी होती है। हुकूमती दावों के दौरान ही आज गैलप पाकिस्तान का सर्वे भी सामने आया है, जिसमें इंकशाफ किया गया है कि 45% कारोबारी शोबों से मुलाजमीन को नौकरियों से निकाला गया है। गुज़श्ता एक बरस के दौरान 59% ताजरों के कारोबार में कमी हुई है। फर्टिलाइजर और कीड़े मार अद्वियात बेचने वाले कारोबारी अफराद ने 67% मुलाजमीन को निकाला है। इसी तरह तिब्बी आलात बनाने वाले इदारों से 60% मुलाजमीन को निकाला गया। यानी ना तो आवाम को कोई रिलीफ मिला है और ना ही ताजर बिरा हुकूमत की जानिब से कोई खुशखबरी सामने आई है। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम में मकबूलियत खोती हुई दिखाई दे रही है, मकबूलियत खो रही है, तेजी से मकबूलियत गिर रही है। तहरीक इंसाफ के जलसों में अवाम की तादाद मुसलसल कम हो रही है। यहाँ तक कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने पेशावर शहर में जलसे का ऐलान किया तो महज 2500 अफराद ही, यानी सिर्फ 2500 अफराद जलसे में आए। ये वो PTI के कौमी असम्बली की 6 नशस्तें हैं, सूबाई असम्बली की 14 में से 11 नशस्तें हैं। अवाम के एतमाद में कमी की वजूहात का जायजा लिया जाए तो इसकी वजह मीडिया ही नहीं बल्कि हुकूमती वज़रा का बयानिया है। वज़ीर आज़म, वज़ीर इत्तलात और दीगर काबीना अरकान जो सिंध पर चीनी का बहरान पैदा करने का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं, यानी वो अपनी मिस मैनेजमेंट, अपनी बैड परफॉर्मेंस, पुअर परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी भी सिंध हुकूमत पर डालते हुए दिखाई देता है। एकदम 140 रुपए जो पाकिस्तान की चीनी है 140 रुपए पे पहुंच गए। मैंने पता चला है क्या हुआ, 3 शुगर मिल्स सिंध के अंदर जो चल रही थी उनको बंद कर दिया। पता चला कि उसकी वजह से यहाँ की जो शुगर मिल्स थी इन्होंने जखीरा अंदोजी करनी शुरू कर दी। ये जो चीनी की कीमतों में सिर्फ इजाफा जो हो रहा है ये इस वक्त सट्टे के नतीजे में हुआ है। और आपको मालूम है कि ज़्यादातर जो शुगर मिलें हैं वो सारी जो सिंध में हैं वो जरदारी साहब के अंडर है, जो पंजाब में हैं वो शरीफ फैमिली के अंडर है। कि 90,000 टन इस वक्त स्टॉक जो है वो प्राइवेट सेक्टर के पास पड़ा हुआ है, उसको इन्होंने होल्ड करके ये जो कीमत है वो ऊपर की है। हम सिंध हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि वो कानून भी जिस तरह बाकी सूबों ने पास किया वो पास करे और ये शुगर मिल्स के साथ गठजोड़ करके चीनी की कीमत को महंगा करने की कोशिश ना करे। कितनी मज़े का खेज बात है। हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, लेकिन अगर महंगाई हो रही है तो उसकी जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर है या फिर मीडिया पर है। हुकूमत की जानिब से अवाम के सामने गलत तस्वीर पेश की जा रही है।
मीडिया में आकर दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अब हुकूमत के अपने लोगों के शिकवे और शिकायत भी बढ़ गए हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हैदराबाद के रहनुमा ने वफाकी वजीर असद उमर की मौजूदगी में शिकवा किया कि उन्होंने इलेक्शन के बाद वजीर आजम इमरान खान को देखा तक नहीं, हाँ टीवी पर जरूर देख लेते हैं। इस हवाले से शिकायत के अंबार लगा दी उन्होंने एक मजमा आम में। जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। सवाल ये कि डिलीवरेंस हमारी नहीं है, माजरत के साथ अगर आप माइंड करेंगे तो मैं माफी भी मांग लूंगा, लेकिन डिलीवर अगर हमने नहीं किया तो आइंदा इलेक्शन में हमें बड़ी दिक्कत होगी। अभी तक तो हमने कुछ भी नहीं, किसी को कोई हैंडपंप भी दिया नहीं है, दिया तो क्या दिखाया भी नहीं कि दूर से कि भाई ये हैंडपंप है आप देख लो, या ये सिलाई मशीन है आप देख लो, जबकि हम जो है वो कूफे में अजान दे रहे हैं। गुजारिश ये है कि अगर हम लोगों ने अभी भी आंखें नहीं खोली तो सर फिर बड़ा मुश्किल है। बाकी खुशामदी तौर पे आप कहें तो मैं भी बहुत बड़े जुमले कहूं कि सही पाकिस्तान सारा अपना है, बाकी सब खैर है, तो ये तो मैं नहीं कर सकता हूं। अब ये कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, ये तो आपने सुना है। और कौन कह रहा है, ये मीडिया नहीं कह रहा, ये सिंध हुकूमत नहीं कह रही है, ये ऑपोजिशन का कोई मेंबर नहीं है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अपने अराकीन अपनी ही हुकूमत से शिकवा को ना दिखाई देते हैं। अब इसका इल्ज़ाम किस पर लगाएंगे? सिंध हुकूमत पर डालेंगे, मीडिया पर डालेंगे। ना सिर्फ अपने लोग हुकूमत से शिकवा कर रहे हैं, बल्कि हुकूमती इत्तेहादी भी नाला दिखाई दे रहे हैं। शायद इसी वजह से आज हुकूमती इत्तेहादियों का इजलास हुकूमत की जानिब से बुलाया गया है और उनको भी एतमाद में लेने की कोशिश की गई है। हुकूमती इत्तेहादियों से ही जानते हैं कि वो कितने मुतमईन हैं। इस वक्त MQM पाकिस्तान की सेनेटर खालिदा अतीब साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि आज हुकूमती इत्तेहादियों का इजलास हुआ है, इस इजलास का एजेंडा क्या था और क्या MQM पाकिस्तान ने भी अपने कंसर्न्स हुकूमत के सामने रखे? जी बिल्कुल, अपने कंसर्न का इजहार भी किया है और इत्तेहादी जमातों का जो प्रोग्राम था और ये एक मीटिंग हुई है उसमें अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया है और उस पर मौजूदा सूरत हाल पर भी गौर किया गया है। आज के इजलास की तफसीलात मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं पता, क्योंकि हमारी पार्टी की जो लीडरशिप है वो वहाँ पर शरीक हुई थी और उस हवाले से जब तक मैं पार्लियामेंट से चली हूँ उस वक्त तक कोई चीज़ें सूरत हाल सामने नहीं आई थी। अच्छा सेनेटर साहब, ये कहिएगा कि इस वक्त इन्फ्लेशन की जो सूरत हाल है आपके सामने है, हुकूमत की तरफ से जो एक नैरेटिव बिल्डिंग की जा रही है वो ये है कि असल में इंटरनेशनली जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो मकामी मार्केट पर असरअंदाज हो रहा है। फिर मुख्तलिफ बयानिए सामने आ रहे हैं। आज तो फवाद चौधरी साहब ने यह तक कह दिया कि असल में महंगाई का जिम्मेदार मीडिया है। तो ये कहिएगा कि इस तनकीद की जद में जिसमें हुकूमत है, इसके साथ इत्तेहादी जमातों का खड़ा होना इस वक्त कितना चैलेंजिंग हुआ है? देखिए, अब कोई इत्तेहाद होता है तो उसमें तमाम मामलात में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट किया जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है और उससे एक आम आदमी बहुत मुतासिर हो रहा है, लेकिन हमें तमाम ओवरऑल सूरत हाल को देखना चाहिए और इंटरनेशनली भी जो चीज़ें हो रही हैं उसका इफ़ेक्ट अल्टीमेटली पाकिस्तान पर पड़ रहा है और पाकिस्तान की हुकूमत वैसे ही उसकी माशी सूरत हाल बहुत ख़राब थी और मज़ीद जो ये IMF से कर्ज़े लिए गए और उससे पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, पेट्रोल की कीमतों से फिर अब आप देख रहे हैं अशियाए खुर्दनोश की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, जिससे आम आदमी मुतासिर हो रहा है। और उसमें कोलेशन पार्टनर होने का मकसद ये नहीं है कि हम किसी चीज़ पर तनकीद ना करें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अगर हमें ये लगता है कि आम आदमी के मफाद में नहीं है तो MQM उस पर भरपूर तनकीद करती है। देखिए, मिस मैनेजमेंट है, बैड गवर्नेंस है, पुअर परफॉर्मेंस है, डिलीवरेंस के बहुत सारे इश्यूज हैं जो एक कॉमनर बात कर रहा है। बिलाखिर तो आपने भी आवाम में जाना है और आवाम से वोट लेना है, तो लोग आपसे नहीं पूछेंगे कि आप एक ऐसी हुकूमत के साथ खड़े हुए थे जो परफॉर्म नहीं कर सकी बहुत सारे दावों के बावजूद। देखिए, हुकूमत के साथ खड़े होने में ये मामलात हैं कि हुकूमत भी वही चीज़ें कर रही है ना जो एक आम आदमी को जिससे इफ़ेक्ट हो रहा है उसमें हम MQM भरपूर तरीके से आवाम के साथ खड़ी हुई है और आवाम को डिफेंड कर रही है। देखिए, आम आदमी के हाथ से तो चीज़ें निकल रही हैं, ऑलरेडी आपके सामने है जितना प्रेशर है। आपकी लीडरशिप लेवल पर क्या फैसले हो रहे हैं, सोच विचार हो रही है इस पर कि अब इस इत्तेहाद से अलहदगी इख्तियार की जाए? अभी अलहदगी वगैरह के सिलसिले में तो कोई ऐसी नेगोशिएशंस नहीं हुई है, लेकिन अगर कभी कोई सूरत हाल ऐसी बनी कि हमारे मुतालबात जो आवाम से रिलेटेड हैं वो नहीं माने गए तो शायद इस सूरत हाल पर गौर किया जा सकता है। वो सूरत हाल कैसी होगी? मतलब अभी क्या MQM खुद एक अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करना चाहती है? जैसा कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने गुज़श्ता रोज़ कहा कि भाई MQM पाकिस्तान के 3 साल से दफातर बंद हैं, उन दफातर को खोला जाए। क्या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में आप इसलिए हुकूमत से जुड़े हुए हैं?
देखिए, अव्वल तो खालिद भाई के नाम से बहुत सारी चीज़ें गलत मंसूब करके सोशल मीडिया पर चल रही हैं, लेकिन अगर उन्होंने ये मुतालबा किया है तो कोई गलत मुतालबा नहीं है, क्योंकि जब TLP से मुज़ाकरात हो सकते हैं, जब और दूसरी तंजीमों से मुज़ाकरात हो सकते हैं, तो MQM तो मुस्तकिल 4-5 सालों से इस पोजीशन में है कि वो अपने मुतालबात को रख रही है और अवामी धारे में भी मौजूद है। मजीद कितनी देर तक जुड़े रहेंगे? फिर हमेशा MQM से पूछा जाता है, MQM हुकूमत की इत्तेहाद में रहती है, जिसका मतलब ये समझा जाता है, एक तासुर मिलता है कि असल में MQM के अपने कुछ गेन्स हैं, कुछ इंटरेस्ट हैं, जो उनकी मजबूरी है हुकूमत के साथ जुड़े रहना। अगर हुकूमत में नहीं होंगे तो मुश्किल में आ जाएंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हुकूमत के साथ जुड़े रहना MQM की मजबूरी हरगिज़ भी नहीं है, और MQM के जो मुतालबात हैं वो अव्वलीन दिन से वही हैं, और किसी हद तक उन पर तवज्जो दी जा रही है, तो MQM हुकूमत के साथ जुड़ी हुई है। कितने मुतालबात ऐसे जो आपके पूरे हो गए? बजट में रकम मखसूस की गई जी, किसी हद तक तवज्जो दी जा रही है उन मामलात पर, तो MQM उनके साथ जुड़ी हुई है। और जिस दिन भी MQM महसूस करेगी कि उसकी बात पर तवज्जो नहीं दी जा रही, तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि MQM फैसला करने में ताखिर नहीं करेगी। अच्छा, लास्टली मुझे ये बताएगा कि ऑपोजिशन जमातें MQM से राब्ते में? मुझे चीज़ों का बिल्कुल इल्म नहीं है। ये हमारी लीडरशिप को पता होगा कि अगर दूसरी जमातें उनसे राब्ते में हैं। ठीक है, मतलब राब्ते तो होते हैं ऑब्वियसली, सियासत के अंदर कभी दरवाजे बंद तो नहीं किए जाते हैं, सियासत में राब्ते तो होते हैं, कभी नहीं बंद होते। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बातचीत के दरवाजे कभी अगर ऑपोजिशन जमातें आपसे राब्ता करती हैं तो इस हवाले से पॉलिटिकल कंसेंसस क्या है आपकी जमात के अंदर, क्या है कि क्या आप सोच विचार करेंगे ऑपोजिशन की उस राब्ते का जवाब देने के? ये पार्टी पॉलिसीज हैं, ये पार्टी पॉलिसीज हैं, और पार्टी बेहतर फैसला कर सकती है, और इस किस्म के फैसले हमारी लीडरशिप करती है, और यकीनन वो पार्टी के बेहतर मफाद में, मुल्क के बेहतर मफाद में और आवाम के बेहतर मफाद में फैसला करने में हक बजानिब भी होंगे और आज़ाद भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपके वक्त के लिए। सेनेटर खालिदा अतीफ साहब हमारे साथ मौजूद थी। जिस वक्त MQM मुनासिब समझेगी तो हुकूमत से अलहदगी भी इख्तियार की जा सकती है। अभी एक ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ है, जिसमें पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलाए जाने से मुताल्लिक़ हतमी मुशावरत की गई है, और 11 नवंबर को सुबह 11 बजे इजलास बुलाने का फैसला किया गया है। अब पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में इंतखाबी और कानूनी इस्लाहात, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और इदारा जाती इस्लाहात पर कानून साजी कराई जाएगी। जहाँ हुकूमत इजलास में कानून साजी का अमल मुकम्मल करने के लिए पर तोल रही है, वहीं अपोजिशन ने भी कानून साजी के अमल को नाकाम बनाने के लिए मनसूबाबंदी शुरू कर दी है। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने अपोजिशन जमातों के अरकान कौमी असम्बली और सेनेट को इशाइये पर बुला लिया है, जबकि आज अपोजिशन जमातों की कानूनी कमेटी का अहम इजलास अपोजिशन चैम्बर में हुआ है, जिसमें हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला भी किया गया है। जहां पीपल्स पार्टी और नून लीग हुकूमत को कानून साजी से रोकने के लिए एकजान है, वहीं आज रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा ने नून लीग और PDM पर संगीन इल्जामात आयद कर दिए हैं। कमर जमान कायरा ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून वोट को इज्जत दो के नारे के साथ मुखलिस है, तो फिर बैकडोर राब्ते खत्म करे, और ये किसी इन कैमरा सेशन के अंदर, किसी इजलास में, किसी कॉर्नर मीटिंग में नहीं, बल्कि मजमा आम में कहा गया है। कायरा साहब क्या फरमाते हैं, जरा उसकी एक झलक सबसे पहले आप। अगर वोट को इज्जत दो की बात करनी है तो आपकी सारी जमात मियां साहब आपके साथ खड़ी होकर कौम को कहे कि हम वोट को इज्जत दो के नारे के साथ हैं। अवाम को बार बार धोखे देने वाले इस जमात को भी मुस्तरद करते हैं, जो कहते हैं वोट दो, वोट को इज्जत दो। एक हाथ आपने उनके साथ रखा हुआ है, अवाम को जज्बात में ला रहे हैं, और बैकडोर राब्ते करके आप अवाम से ये धोखा नहीं चलेगा। और PDM की क़यादत को भी मैं पैगाम देना चाहता हूँ, PDM अब अमलन खत्म हो गई। आपको समझ आ गई, सारी कौम ने देख लिया कि PDM पीपल्स पार्टी थी। पीपल्स पार्टी जब तक PDM में थी उसमें जान थी। कायरा साहब के इस स्टेटमेंट के बाद PDM का रद्दअमल भी सामने आया है, और PDM ये क्लेम करती है कि असल में पीपल्स पार्टी के निकल जाने के बाद PDM फाल भी है, काम भी कर रही है। लेकिन जिस वक्त कायरा साहब ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, उस वक्त ऑपोजिशन को यकीनन एक कंसेंसस की ज़रूरत है, इत्तेहाद की ज़रूरत है, पार्लियामान के अंदर हुकूमती जो कानून साजी है उसका रास्ता रोकने की ज़रूरत है। लेकिन ये बयानात इस ऑपोजिशन की स्ट्रैटेजी को किस कदर ठेस पहुंचाएंगे, कितना बड़ा ब्लो हो सकते हैं, बात करेंगे इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार
सलीम बुखारी साहब ने हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बुखारी साहब, कायरा साहब जो फरमाते हैं आपने सुना, दो तस्वीर दिखाई दे रही हैं। एक वो तस्वीर है जो पार्लियामान के अंदर है, ऑपोजिशन चैम्बर के अंदर बिलावल साहब जाते हैं, ऑपोजिशन लीडर जो है इशाइये पर बुलाते हैं पीपल्स पार्टी को भी। दूसरी तरफ कायरा साहब जो कह रहे हैं, ये तो संगीन इल्जामात आयद कर रहे हैं, ना सिर्फ नून लीग की क़यादत के ऊपर बल्कि पीडीएम के ऊपर भी। पहले बात तो उनके इल्जामात के हवाले से जो वो आयद कर रहे हैं हमने सुन लिए हैं, वो पहले भी कहते रहे हैं वो, लेकिन ज़रा थोड़ा सा गिरबान में झांकना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको याद हो कि बलूचिस्तान की हुकूमत को ख़त्म करके छाती ठोक के जलसा आम में किसने कहा था कि हाँ मैंने किया है ये, उसका नाम है आसिफ अली जरदारी। उसके बाद सेनेट के अंदर जो इलेक्शन हुआ चेयरमैन सेनेट का, उसमें उन्होंने हुकूमत की गेम और एस्टेब्लिशमेंट की गेम को किस तरह से खेला, उन्होंने उसकी ओनरशिप ली है, हमने कराया। लेकिन आज यूसुफ रजा गिलानी साहब को भी कायदे उस इख्तलाफ मान लिया ऑपोजिशन ने। ऑपोजिशन नहीं मानती थी, आज मान लिया। उनकी ज़ेरे सदारत सेनेटर्स का इजलास भी हुआ है। बिल्कुल ठीक है, मैं आ रहा हूँ उसी तरफ। मैं कह रहा हूँ एक तो ये कि इनको चाहिए थोड़ा सा गिरबान में झांक लें, और फिर इस बात का इत्माल कायरा साहब जैसे सीनियर लीडर को ज़रूर होना चाहिए कि वो किस वक्त क्या बात कह रहे हैं। मेरे ख्याल से उन्होंने अपनी पार्टी की टॉप लीडरशिप के जो फैसले हैं उसको सबोटाइज कर दिया है, आज उसको क्रैकर छोड़ दिया उसके नीचे। ये इसमें मुझे कोई इबाम नहीं है, इसलिए कि बिलावल भुट्टो जरदारी के पिछले कुछ 6-7 बयानात ले लीजिए, आसिफ अली जरदारी के 2 टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस और 2 वर्चुअल प्रेसर्स ले लीजिए, उस सब में ये कहा जा रहा है कि जब तक जॉइंट और मुतहिदा इत्तेहाद के जरिए हम हुकूमत को चैलेंज नहीं करेंगे ये कहीं जाने वाली नहीं। देखिए बुखारी साहब, 2 स्ट्रैटेजीज है ना, एक वो स्ट्रैटेजी जो पार्लियामेंट के अंदर है, दूसरी वो स्ट्रैटेजी जो पार्लियामेंट से बाहर है, जिसको पीडीएम लीड कर रही है। नून लीग के यहाँ भी यही दिखाई देता है, पार्लियामेंट के अंदर शहबाज शरीफ साहब लीड करेंगे क्योंकि ऑपोजिशन लीडर है, पार्लियामेंट के बाहर मरीम नवाज साहिबा होंगी या नवाज शरीफ ग्रुप होगा क्योंकि वो सड़कों पर आना चाहते हैं, मजामती सियासत करना चाहते हैं। तो पीपल्स पार्टी ठीक नहीं है। पीपल्स पार्टी ने भी स्ट्रैटेजी ली हुई है कि ठीक है ऑपोजिशन लीडर के साथ बैठेंगे एज फार एज पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स इज कंसर्न, लेकिन बाहर होंगे तो आवाम के अंदर ये बताएंगे कि भाई ये जो वोट को इज्जत दो का बयानिया है या नारा लगा रहे हैं वो बैकडोर राब्ते कर रहे हैं। मैं आपकी बातों में आप में उलझा लेते हैं, मुझे भी उलझा लिया आपने, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ निकलने की। इसमें आप कायरा साहब के बयान को इतनी अहमियत दे रहे हैं, लेकिन आप खुर्शीद साहब के बयान का जिक्र तक करने के लिए तैयार नहीं है, जो मरे जा रहे हैं पीडीएम को रीएक्टिवेट करने के लिए जब से वो जेल से बाहर आए हैं। लेकिन खुर्शीद शाह साहब के बयान की सिग्निफिकेंस क्या है सर? मैं बताता हूँ। पीपल्स पार्टी के सारे लोग बाहर आ गए, खुर्शीद शाह साहब ने जितनी जेल काटी है, अगर पीपल्स पार्टी लीडरशिप इतनी सिंसियर थी खुर्शीद शाह के साथ तो बहुत देर पहले आ जाते। वेरी करेक्ट, ये बातें आपकी बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन उनकी लाइन वही है जो इस वक्त आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की लाइन है कि पीडीएम का चाहे नॉमेनक्लेचर हो या ना हो, लेकिन अपोजिशन एक नहीं होगी तो कहीं कुछ होने वाला नहीं है। इनसाइड नेशनल असेंबली या सेनेट, नॉट एवरीवेयर। आई एम टेलिंग यू दिस विल हैपन। मैंने पहले भी आपसे कहा था, आप ये उस वक्त भी मेरी बात नहीं मानी थी। अच्छा बुखारी साहब, चले फिर मेरे बड़े सादा से सवाल का जवाब दें सर। मासूम ना कहना इसको, सादा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बैकडोर राब्ते नहीं कर रही? देखिए, बैकडोर राब्ते नून लीग से किए जा रहे हैं। मैं बात उलट कर रहा हूँ और आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। आपकी मुस्कुराहट मुझे बता रही है कि आप समझ रहे हैं। देखिए, पहला दावा गलत किया कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने कि पार्टी के लीडर के पीछे जब पूरी पार्टी खड़ी होगी तो हम उनसे बात करेंगे। ये साबित हो गया पिछले 3 साल में कि जो एमएनए एमपीएस नवाज शरीफ के साथ खड़ा था वो आज भी उसके साथ खड़ा है। वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब आए, जरदारी साहब ने भी कहा था नवाज शरीफ आए लीड करें इस कैंपेन को जो सड़कों पर निकलने की कैंपेन। देखिए, अब नहीं कहते वो, ये पहले कहते थे। ये एक दफा कहा गया था, जिस चीज के लिए उन्होंने गेम की थी वो पूरी नहीं हुई, लिहाजा अब नहीं कहते वो। नहीं, लेकिन बुखारी साहब ये देखिए कि वोट को इज्जत दो का बयानिया फिर कहां स्टैंड करता है? आप कह रहे हैं राब्ते हो रहे हैं, राब्ते हो रहे हैं तो आप भी तो कर रहे हैं ना, फिर वोट को इज्जत दो का बयानिया कहां स्टैंड करता है? वोट को इज्जत दो का बयानिया जो है वो एक चीज़ के साथ मुंसलिक है कि जब आप उनके खिलाफ सादिक और अमीन वाला केस जो है उसकी कोई राह नहीं निकलेगी, जब तक आपने जिस अकामा में सजा दी है उनको उसकी राह नहीं निकलेगी, उनको आने नहीं चाहिए। एनआरओ मांग रहे हैं ना वो? नहीं, वो एनआरओ नहीं मांग रहे हैं। एनआरओ तो खुद इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के हर लीडर को दिया है। जितने उनके नाक के नीचे माफियाज बैठे हुए थे उन सबको एनआरओ दिया उन्होंने अपनी बहन को एनआरओ दिया है। आप भी तो एनआरओ ही मांग रहे हैं ना, ऑपोजिशन भी एनआरओ मांग रही है। सर यू आर वेरी करेक्ट, आप बड़े कनेक्टेड हैं, आप बड़े रिसोर्सफुल हैं, आप वहां से आए हैं जो शहर इक़्तिदार है। अभी रिसेंटली एक दौरा हुआ, बताइएगा कि पावर ब्रोकर्स क्या सोच रहे हैं शहर इक़्तिदार में इस वक्त, मौसम कैसा है, क्या अगर आप मैच्योर हो रही हैं बातें? अगर आप मेरी गट फीलिंग पूछना चाह रहे हैं तो वो तो ये है कि वहाँ कुछ ना कुछ पक रहा है, कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ पक रहा है। लेकिन ये तय होना बाकी है कि 2-3 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन अल्टीमेट होगा। वहाँ बाजवा साहब को प्रेसिडेंट बनाने की बातें भी हो रही हैं, 2 साल एक्सटेंशन देने की बातें भी हो रही हैं। वहाँ पर इन हाउस चेंज के जरिए शहबाज शरीफ साहब को वजीर आज़म बनाने की बातें भी हो रही हैं। तो वहाँ तो बहुत कुछ हो रहा है और हमेशा होता रहता है। बाय एनी मीन्स चेंज इज इमिनेंट। सर मुझे ब्रेक पर जाना है। चेंज इज इमिनेंट देख रहे हैं आप, तब्दीली नविश्ता दीवार है। हाँ, मेरे ख्याल से इट हैज़ ऑलरेडी बिन टू लेट। अब इसको हो जाना चाहिए। और खुद लास्ट जुमला
खुद प्राइम मिनिस्टर ने आपसे कहा है, आप उसकी बात को अहमियत ही नहीं देते कि 3 महीने बहुत क्रूशल है। बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद थे। इट्स नेवर टू लेट टू मेक डिफरेंस बाय द वे, लेकिन वो हो चुकी है, तब्दीली नविश्ता दीवार है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। TLP के बाद कौन कौन सी बैंड आउटफिट अब बहाल होने जा रही है, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की बहाली के बाद कलअदम TTP से मुज़ाकरात के लिए कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद कई सवालात हैं, कई खदशात हैं, कई उलझने हैं और कन्फ्यूजन है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। कलअदम जमातों को हमदम क्यों बनाया जा रहा है? क्या मुल्क फिर जत्थों और हुजूम के हवाले करने की तैयारी है? नेक्टा की फहरिस्त में शामिल 70 कलअदम जमातों का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या रियासत हुजूम के हाथों यरगमाल होती रहेगी? हर कलअदम जमात के हाथ खून से रंगीन है। क्या रियासत शहरियों के कातिलों को माफ़ कर सकती है? कलअदम जमातों से मुज़ाकरात किन शराइत पर हो रहे हैं और क्या ताकत के बल पर कलअदम जमातें पाबंदियां हटवा सकती हैं? हुकूमत सियासी क़यादत से मुशावरत के बगैर फैसले क्यों कर रही है? क्या मजहबी जमात की बहाली ने फ़िरका वराना कलअदम जमातों की बहाली की राह हमवार की है? हुकूमत कलअदम TTP से मुज़ाकरात के लिए बेताब क्यों है? ऐसे बहुत सारे सवालात हैं और इन सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस वक्त सीनियर एनालिस्ट लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जनरल साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि TLP अनबैन हुई, उसके बाद TTP के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये सब कुछ सामने है, ऑन रिकॉर्ड है। ये कहेगा कि इसके बाद जो नेक्टा की फहरिस्त में कुछ तकरीबन 70 बैंड आउटफिट्स हैं, वो ये हक बजाने पे कहने पे कि उनको भी अनबैन किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये चीज एक्सपेक्टेड थी कि आपने चूंकि एक एंटिटी को बैन किया, फिर बैन आप लिफ्ट कर रहे हैं और वो भी उन हालात में जबकि वो आपके सर पे सवार हैं और एक थ्रेटनिंग सिचुएशन उन्होंने चनाब के किनारे पे ला के रखी हुई है आपके लिए, तो आप मजबूर हैं, आप ये करेंगे। यही चीज थी जिसका हम कहते थे कि रियासत को अपने रिट मेंटेन करने में दिक्कत होगी और वो यही परेशानी है। अब चीज ये है कि इसमें थोड़ा सा अगर इन सारे जो भी सिचुएशन गुजरी है TLP के हवाले से, अगर उससे अगर हुकूमत ने कुछ सबक लिया है तो मेरा ख्याल है कि इन चीजों को हैंडल करना आगे उनके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा के मुताबिक। लेकिन जय साहब, एक सादा सा सवाल है, अगर हम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को इंगेज कर सकते हैं और उनके साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं, इस शर्त पर हो सकते हैं कि सीज फायर होगा, इज इट जस्टिफाइड कि अगर आप TTP को के साथ इंगेजमेंट में आ सकते हैं, मुज़ाकरात कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों का खून जिनके हाथ पर है, उनके हाथ खून से रगे हुए हैं, अगर उनको ये इस्तिस्ना मिल सकता है तो फिर ये हक बजानिब नहीं है कहने में कि हमें भी अनबैन किया जाए? देखिए, मैंने ये कहा कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से उनसे मुज़ाकरात करें। TTP से मुज़ाकरात ही हम कर रहे हैं ना, उनको कोई और आपने सर पे बिठा के नाचना तो नहीं शुरू कर। लेकिन जैसा ये भी तो जैसा मानना पड़ेगा कि आज से पहले ऐसी कोई बात नहीं थी, ना मुज़ाकरात की भी बात नहीं थी। जो बैंड थे नेक्टा की फहरिस्त में शामिल थे, दहशतगर्दी की दफात थी, आज से पहले मुज़ाकरात की भी बात नहीं थी। जी, मैंने यही कहा था ना कि अगर उन्होंने कोई सबक सीखा है उस चीज से तो मुज़ाकरात कर लें, क्योंकि मुज़ाकरात तो अब करने होंगे ना, क्योंकि आपने जब 1 या 2 ग्रुपों से कर लिए तो अब ये तो नहीं हम कह सकते कि बाकियों से बात नहीं करेंगे, लेकिन बाकियों से बात करने के लिए पोजीशन ऑफ वीकनेस से बात करनी है या पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से करनी है। क्योंकि जैसा तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मामले में भी यही हुआ कि पहली बार नहीं है कि हम उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हों, इससे पहले भी मुज़ाकरात के अदवार हुए हैं, लेकिन उसके बाद फिर वही दहशतगर्दी हुई जिसका हमने खमियाजा भुगता है। यानी हमने बार बार वही चीजें देखी है, लेकिन फिर एंगेज करना पड़ रहा है उनको। नहीं, आप उस चीज को इससे कंपेयर नहीं कर सकते। देखिए, बात यह है, जब पहले मुज़ाकरात करते रहे तो उनकी तरफ से गारंटी देने वाला कोई नहीं था, वो फिर जाते थे। आज वो अफगान तालिबान उनकी गारंटी देने को तैयार है। जैसा मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, मतलब इस पे एजुकेट कीजिएगा हमारे व्यूअर्स को भी। अफगान तालिबान गारंटर्स हैं, आपको लगता है कि अफगान तालिबान की गारंटी देरपा होगी, क्योंकि उनको तो खुद अपने इंटरनली बहुत सारे इश्यूज का सामना है? देखिए, एक चीज ध्यान में रखिए कि आज वहां पे हुक्मरान वही हैं और उनकी गारंटी एक तरह से सॉवरेन गारंटी है, वो वैलिड। आपकी बात दुरुस्त है कि कल वहां पे हालात खराब हो जाते हैं, तो अगर हालात खराब हो जाते हैं तो पाकिस्तान के हालात भी खराब होंगे, क्योंकि तमाम ऐसे गिरोह जो पाकिस्तान के खिलाफ वहां से साजिशें करते हैं या जाके उन्होंने कोई लड़ाई लड़नी है, वहां से कोई दहशतगर्दी करवानी है, तो उनको तो उस अफगानिस्तान जो टर्मोइल में होगा उसमें पनाह मिल जाएगी जी। वो तो होगा। अगर वहां पे अफगानिस्तान स्टेबल नहीं रहता तो फिर तो मुश्किलात सारे मुल्कों के लिए, जो भी आपके हमसाया मुल्क हैं, अफगानिस्तान के, ईरान में भी प्रॉब्लम बन सकती है, पाकिस्तान में भी बन सकती है, सब जगह।
लास्टली मुझे ये बताइएगा सर कि अभी जो हुकूमत है वो अपने लिए मामलात को मजीद पेचीदा नहीं कर रही, ये किन कंडीशंस पे मुज़ाकरात हो रहे हैं, किस मैंडेट के तहत हो रहे हैं, इस एजेंडे पर ऑपोजिशन जमातें भी सवाल उठा रही हैं कि इसको पार्लियामान में लाना चाहिए ताकि ये स्ट्रेंथन हो सके। तो आपको नहीं लगता कि ये सब कुछ जो पार्लियामान से बाला बाला हो रहा है, बिलाखिर हुकूमत को चाहिए कि वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेकर तनकीद का रुख भी अपनी तरफ ना रखे, बल्कि इसको पार्लियामान में लाए और उस पर कंसेंसस के साथ फैसले हो सके जो देर पाऊं? देखिए, अभी तो कोई मुआहदा नहीं हुआ, कोई मुआहदे की शक्ल नहीं आई, अभी तो बिल्कुल इब्तदाई है बातचीत, जहां ये कि जी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जाए या आप हमारे इतने बंदे छोड़ दें, ये कर दें, वो कर। लेकिन मेरा अपना अंदाजा है कि जब मुआहदे की कोई शक्ल, कोई शिकलें सामने आ जाएंगी, अंदाजा होगा कि इस बात पे आके फाइनली दोनों साइड एग्री कर सकती हैं, तो बिल्कुल उस वक्त ये पार्लियामेंट में मेरा ख्याल है लाया भी जाएगा और लाना चाहिए। और जैसा पीएलपी के साथ मुआहदे की तो बहुत सारी शकें ऐसी जिस पे अमल दरामद बड़ी तेजी से हो गया है, आप समझते हैं कि वो भी अब पार्लियामान में आ जाना चाहिए? आ जाता तो अच्छा था। पार्लियामेंट ही अगर उसको नेगोशिएशन भी पार्लियामेंट के थ्रू होती तो वो भी बेहतर था, पार्लियामेंट्री कमेटी बन जाती जी और वो इनसे मुज़ाकरात करती, ये उनको समझना चाहिए। जैसा वजीर आज़म साहब तो कल भी कौमी सलामती कमेटी के इजलास के अंदर नहीं आए और उनका एक प्रिंसिपल स्टांस उन्होंने लिया हुआ है कि वो ऑपोजिशन लीडर के साथ नहीं बैठेंगे क्योंकि उन पर नैब के केसेस हैं और शायद इसीलिए वो कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जो बड़ा इंपॉर्टेंट था उसमें भी नहीं आए। ये गलत एटीट्यूड है, ये होना नहीं चाहिए। ये जितने भी आर्मी ने वहां पे ब्रीफिंग दी, जो फैसले हुए वो प्राइम मिनिस्टर के अप्रूव चीजें हैं। प्राइम मिनिस्टर के साथ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ये बातचीत वहां पे हो चुकी। अब ये पॉलिटिकल ओनरशिप लेनी चाहिए थी पॉलिटिकल गवर्नमेंट को। पॉलिटिकल गवर्नमेंट वैसे रोते रहते हैं कि जी सिविलियन सुप्रीमेसी, जब वक्त आता है तो आप टेबल के नीचे घुस जाते हैं। अब सुप्रीमेसी तभी थी कि अगर प्राइम मिनिस्टर वहां पे खुद होता और उसकी ओनरशिप देते कि जनाब ये मेरे फैसले। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जल साहब आपके वक्त के लिए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद थे। वी हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे कि 2 करोड़ गोलियां आखिर गई कहां, बात करेंगे इस पर के लिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान में डेंगू के डंग इस वक्त पूरे मुल्क को जहर आलूद कर रहे हैं। चंद हफ्तों के दौरान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू मरीजों की तादाद 18,000 से तजावुज कर चुकी है। सिर्फ पंजाब में इस वायरस से 70 से जायद अमवात हो चुकी हैं। शहर लाहौर इस वक्त डेंगू के शिकंजे में बुरी तरह जकड़ा जा चुका है। पंजाब हुकूमत डेंगू वायरस की रोकथाम करने में नाकाम दिखाई दे रही है। डेंगू स्प्रे ना होने के बायस लार्वे को पनपने का मौका मिला। हद तो यह है कि स्प्रे वाली गाड़ियां ढांचा बनकर टाउन हॉल में खड़ी हैं। डेंगू बुखार की दवा मार्केट से गायब हो गई है और खुद पंजाब हुकूमत की आदाद शुमार के मुताबिक सिर्फ लाहौर से 3 करोड़ गोलियां गायब हो गई हैं। डेंगू ज़दा लाहौर के अस्पतालों में आम मरीजों, डेंगू और कोरोना से मुतासरा शहरियों को अस्पताल की एक ही इमरजेंसी में ट्रीट किया जा रहा है। एक बिस्तर पर 2 मरीज पड़े हैं। बुखार से बेहाल मरीज लाइनों में लगकर इमरजेंसी का रुख कर रहे हैं, यहां तक कि अपनी बारी का इंतजार करते करते एक मरीज इमरजेंसी के बाहर ही दम तोड़ गया और वो मनाजिर भी आपके सामने है कि उसके जो लवाहिकीन हैं वो वहां पर ज़ारो कतार रो रहे हैं। हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया सिर्फ बंद कमरों के इजलासों तक महदूद हो चुकी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार 11 करोड़ आवाम को चीनी माफिया और डेंगू मच्छर के रहमो करम पर छोड़कर मुल्क से बाहर चले गए। डेंगू के इस डंग के सामने तरियाक का काम करने के लिए कोई प्रैक्टिकली स्टेप्स नहीं लिए जा रहे, इकदाम नहीं हो रहे और ना ही मरीजों की मसीहाई के लिए सरकार नजर आ रही है। हुकूमत ने अगर अब भी बर वक्त इकदाम न किए तो मामला हाथ से निकल सकते हैं, हुकूमत के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। खुदा रहा हुकूमत को होश के नाखून लेने होंगे। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल।